इसराइल ने फ़लस्तीन को तबाह बर्बाद करने के बाद अब ईरान का रुख कर लिया है। हमने देखा कि सुबह 4:30 बजे के करीब हमला होता है। 200 इसराइली जेट्स फ़ज़ाई हदूद में ईरान के दाखिल होते हैं और उनकी बहुत अहम शख्सियात इस अटैक में शहीद हो जाती हैं। उनके मिलिट्री साइट्स को भी निशाना बनाया गया, उनकी फ़ौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया और इवन पब्लिक प्लेसेस को। इस सारी सूरत हाल में हमने देखा कि ये जो यहूद और हनूद गठजोड़ है, एक माह पहले की बात है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमारी फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि ईरान की सूरत हाल कशीदा है और इसके इस खित्ते पर भी गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में ईरान अब क्या करेगा? इसराइल जो ग्रेटर इसराइल बनने का ख्वाब देखता है, उसका ख्वाब क्या पाए तकमील को पहुंचेगा या फिर सूरत हाल बदलेगी, आलमी जंग में तब्दील होगी खुदा न खास्ता। चूँकि जौहरी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया तो न्यूक्लियर वॉर का भी क्या कोई खदशा है? ईरान इस वक्त कितना कैपेबल है इसराइल को जवाब देने में? इस सारी सूरत हाल पर एक गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट उस्मान शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जिस पर हम पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं। दिल रंजीदा है, अफसुर्दा है। बहुत अहम शख्सियात की शहादत हुई है। इस वक्त ईरान जो अगर हम देखें तो वो अपनी क़यादत के हवाले से यतीम हो गया एक किस्म का। अभी शिफ्ट तो हो जाएंगे जो चार्जेस हैं सारे इस तरह से, लेकिन आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात की टेबल पर ईरान और अमेरिका बैठे हुए थे, जौहरी मंसूबों के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, सूरत हाल बड़ी नॉर्मल चल रही थी, ये अचानक से जंग में कैसे तब्दील हो गई? जी, मेरे ख्याल में ये सारा कुछ अचानक से डेफिनेटली नहीं हुआ। इसके लिए दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इजराइल had been preparing for last many years। बिल्कुल देखकर लगता है जिस तरह के टारगेटेड अटैक्स हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें इस वक्त हमारे पास जो अवेलेबल फैक्ट्स हैं वो बड़े हॉरेंडस हैं। इस लेवल का, इस स्केल का अटैक आज तक ईरान के ऊपर कभी नहीं किया गया। ईरान में 1988 के बाद जब गल्फ वॉर कंक्लूड होती है इराक और ईरान के दरमियान, उसके बाद से ईरान ने इस तरीके का हमला अपने ऊपर जो है वो विटनेस नहीं किया। और अगर अभी हम देखते हैं, जी आप देखिए उनके चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं मोहम्मद बाकरी शहीद कर दिए गए हैं। हम देखते हैं अल-कुद्स के जो कमांडर है रेवोल्यूशनरी गार्ड के, वहाँ पे हुसैन सलामी, उन्हें वहाँ पे शहीद कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो उनकी न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट का पार्ट थे, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से इजराइल ने यहाँ अटैक लॉन्च किया, नो डाउट उसमें हम अभी फैक्ट्स जो हैं, खबरें आ रही हैं, अभी मजीद चीज़ें जो है डेवलपिंग अपना मूड के अंदर है, लेकिन यहाँ पे चीज़ स्टैब्लिश होगी हुई है कि इजराइल एक विक्टिम स्टेट कभी भी नहीं रही, वो एक अग्रेसर स्टेट है। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी हैव बीन विटनेसिंग फॉर लास्ट 20 months। हमने देखा कि उसने 7 फ्रंट्स वॉर खुली हुई है इस वक्त, वेस्ट बैंक पे, गज़ा पे, सीरिया पे, यमन पे, इराक पे और ये लेबनान में और ईरान में। तो वो शिया वर्ल्ड को जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसे वो मुकम्मल तौर पे डैमेज करने के दर पे, और वो नो डाउट कर चुका है। खबरें आ रही हैं जो 10 दिनों में उन्होंने कहा भी कि हमें जो है वो ईरान के अवाम से कोई मसला नहीं, हमें ईरान की आमरीत से मसला है। बस वो उसको फ्रेम ऐसे करते हैं कि ये आमिर कंट्री है रीजन के अंदर, वी हैपन टू बी दी ओनली डेमोक्रेसी जो कि वहाँ पे मिडल ईस्ट में है। जबकि देखते हैं डेमोक्रेसी की किसी एक क्रेडेंशियल के ऊपर भी वो क्वालिफाई नहीं करते। डेमोक्रेटिक कंट्री का ये रवैया होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री तो सबसे पहले जो है मुज़ाकरात की तरफ आते हैं, डिप्लोमेसी को उनका असल हथियार है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सैबोटाज कर रहा है। जब हमास के साथ होता है मुज़ाकरात तो उसको सैबोटाज करते हैं, एड ब्लॉकेड लगाया। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आपको मिस नहीं करना पड़ेगा ये पॉइंट कि इजराइल पैलेस्टाइन को क्या करना चाहता है कि वो सारा मसला जो है वो बैकग्राउंड में चले जाए और पूरी दुनिया फोकस कर ले ईरान को, क्योंकि ईरान से मुताल्लिक पूरी दुनिया का स्टांस जो है वो बड़ा डिफरेंट है। आप देखें कि देयर इज अ मेथड बिहाइंड दैट मैडनेस है। इजराइल ने कल सबसे बड़ी उनकी इंटरनेट की सप्लाई लाइन काट दी है। इस वक्त गज़ा का दुनिया के साथ इंटरनेट और फ़ोन का कोई रब्ता नहीं है, और आपको अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसे माहौल के अंदर वो उनके साथ क्या कर रहा होगा, जबकि पूरी दुनिया और हम भी डिबेट कर रहे हैं ईरान के ऊपर। और यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है, पूरी दुनिया का मीडिया ईरान से मुतल्लिक बाइस्ड है, इम्पार्शल नहीं है। वेस्ट इस हवाले से अभी हमने कल देखा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जो रेजोल्यूशन जो टेबल की थी, उसके पीछे कौन था? उसके पीछे जर्मनी था, यूके था, यूएस था उसके पीछे, और फ्रांस था उसके पीछे है। जबकि दूसरे एंड पे चाइना, रशिया ने उसको वीटो किया। तो आप एक मोमेंटम खड़ा कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप सिग्नल दे रहे हैं जब वो बहरीन, कुवैत और इराक से अननेसेसरी जो उनका स्टाफ, उनकी फैमिलीज हैं, उसे इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो ये चीज़ इट वाज वेरी मच ऑन द वॉल। हमें पता था कि वहाँ पे अटैक इस तरीके से लॉन्च होगा। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में एक ऐसा कंट्री जो आलमी अछूत है, हम देखते हैं डिप्लोमेटिकली उसकी किसी जगह के ऊपर, लेकिन दूसरे एंड के ऊपर अनचेक्ड इम्प्यूनिटी है,
आप हर कंट्री पे जब चाहते हैं एक खास नैरेटिव के तहत वॉर वेज करते हैं, और दुनिया हम देखते हैं ये किस वर्ल्ड में, विच वर्ल्ड वी आर लिविंग इन राइट नाउ। ये जो इसराइल इतना मुंहजोर हुआ पड़ा है, ये क्या कोई किसी की तरफ से शय है इसको, या ये इसकी खुली बदमाशी है? नहीं, खुली बदमाशी तो डेफिनेटली नहीं हो सकती, क्योंकि ये अटैक में भी अगर आप मुझे कन्विंस करने की कोशिश करें कि अमेरिका इसके पीछे नहीं, तो मैं कभी नहीं मानूंगा इस चीज़ को, क्योंकि इनका एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल जो ईरान के सुपरसोनिक मिसाइल है उसके आगे बिल्कुल फ्लॉप है। हमने देखा लास्ट अप्रैल के अंदर जब स्ट्राइक ईरान ने की तो सीधी जाके मेन उसने इसराइल के अंदर टारगेट किया। तो नो डाउट अभी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के त्यारे सुबह उन्होंने उड़ाए हैं, 200 प्लेन उड़ा के अटैक किया, डेफिनेटली अमेरिका हैज़ बिन कंप्लिसिट, और किसी ना किसी जगह पे उन्हें ज़रूर इसकी हमायत हासिल थी है। और इसकी बड़ी रीज़न ये है कि इजरायली लॉबी, लेकिन अमेरिका ने ईरान को भी तो खबरदार किया था कि अटैक हो सकता है, नहीं, तो क्या ईरान उस तरह से तैयार नहीं था? तैयार होना नहीं चाहिए था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उन्हें फ़ोन पे कह रहे हैं कि जब तक मुज़ाकरात हम कर रहे हैं तब तक आप अटैक ना करिएगा। ये चीज़ वेरी मच डॉक्यूमेंटेड है कि उन्होंने नेतन्याहू को फ़ोन करके कहा कि आप ना करिएगा। इसका मतलब है अगर वो डेविएट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की लाइन को, तो डोनाल्ड ट्रंप को तो उसे पूछना चाहिए। लेकिन यहाँ पूछना चाहिए, वो तो कह रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कल को और सिचुएशन ख़राब होती है तो हम इसराइल को सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ चीज़ें इतनी सिंपल नहीं जितनी हमें नज़र आती हैं सामने से, कि डोनाल्ड ट्रंप उसे इस तरीके से कह रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप रेड लाइन ड्रॉ कर दें, नेतन्याहू कभी अबूर नहीं कर सकता। हमने लास्ट मंथ देखा पूरी दुनिया से पब्लिक मेल्टडाउन था कि आपने एड ब्लॉकेट लगाया हुआ है 2 मार्च से, इसको ख़त्म करें। अमेरिका की इंटरफेरेंस के ऊपर ख़त्म करना पड़ा, नो डाउट। उसके अंदर भी बड़ा लिमिटेड किस्म का उन्होंने जो है फूड वहाँ के ऊपर जाने दिया, लेकिन नेतन्याहू अफोर्ड नहीं कर सकता डोनाल्ड ट्रंप के साथ कन्फ्रंटेशन किसी सूरत में। यहाँ पे एपेक लॉबी जो अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी 1954 में बनी हुई है, वो इन्फ्लुएंस करती है अमेरिकन पॉलिटिक्स को और शेप करती है अमेरिका की आज की पॉलिटिक्स को। हम देखते हैं अमेरिका में प्राइमरीज हो रही हैं वहाँ के ऊपर, न्यू जर्सी के अंदर हो रही है, वर्जीनिया के अंदर हो रही है, न्यूयॉर्क सिटी में, और उन्होंने थ्रेट किया डेमोक्रेट्स को, अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपकी फंडिंग नहीं करेंगे। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली एलन मस्क डिड लास्ट वीक। उसने रिपब्लिकन को भी ये थ्रेट किया कि मैं फंडिंग नहीं करूंगा। उसने $27 करोड़ लगाए थे इनकी कैंपेन के अंदर है। तो हमें वो नीड टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, और वो सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव यही है कि अमेरिकन लॉबी वहाँ पे इजरायली लॉबी बड़ी एक्टिव है, और वहाँ पे एक आप समझ लें कि एक तरह से एक डिक्टम है जो अमेरिका में कहा जाता है कि 2 टेरिटरी हैं जिन्हें ऑक्यूपाई किया हुआ इसराइल ने, एक पैलेस्टाइन और एक अमेरिकन कांग्रेस, जो कि इन्फ्लुएंस करती है इस सारे फ्रेमवर्क को है। तो इसलिए हम अमेरिका को इससे बाहर नहीं निकाल सकते। और नेतन्याहू की हमेशा से कोशिश रही है कि रीजन के अंदर जिन एंटिटीज़ को अपना दुश्मन तस्वुर करता है उसके लिए अमेरिका को ज़रूर उस वॉर में घसीटे। हमने देखा 9/11 के अंदर इराकी दे हैड गॉट नथिंग टू डू विद 9/11, लेकिन उसके बावजूद हमने फॉल ऑफ बगदाद देखा। उसकी रीज़न था नेतन्याहू नैरेटिव शेप करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन JCPOA जो कि जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, जो एक मुआहदा था जिसमें इनकी सारी यूरेनियम एनरिचमेंट को स्लो कर दिया गया था ताकि ईरान जो है अपनी सारी एनर्जी अपने लोगों को बेहतरी करने की तरफ लगाए, प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट करे। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और पहला टेन्योर जो डोनाल्ड ट्रंप का था वो उसके अंदर ये पॉल थे, ये अपने शोल्डर रब करते थे एक दूसरे के साथ, बेबी नेतन्याहू। और नेतन्याहू ने इन्फ्लुएंस किया, प्रेशराइज किया। डोनाल्ड ट्रंप खुद एक सर्टन व्यू पॉइंट रखते हैं ईरान से, उन्होंने विड्रॉ कर दिया। ना सिर्फ विड्रॉ किया, आप इराक के अंदर ट्रैवल करते हुए कासिम सुलेमानी को हिट करेंगे, तो आप दोबारा से पुश कर रहे हैं उनको कि वो जिस चीज़ को छोड़ के बैठे हुए हैं, छोड़ना चाहते हैं जिस रास्ते की तरफ, वो दोबारा उस रास्ते की तरफ चले जाएं। तो और आज भी अगर हम ईरान की बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ नाज़रीन को बताना बड़ा ज़रूरी है। 50% ईरानियों ने पिछले साल वोट किया, और जिन लोगों ने वोट किया उसमें क्योंकि 50% जो लोग थे वहाँ के वो वोट कास्ट करने नहीं आए, क्योंकि दे वर फेड अप कि भाई जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर हॉकिश जो हमारी मेंटालिटी है हमारी गवर्नमेंट की, हमारे इदारों की है, वो एट लार्ज हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं। मसूद पज़ेश्कियान को अगर हम देखते हैं, वो अपनी बेटी को लेकर खड़े थे और वो वहाँ के ऊपर आप समझे एक तरह से हॉकिश मेंटालिटी से दूर उनका एक सर्टन रवैया है, और वो चाहते हैं ईरान जो है वो इंटरनेशनल दुनिया के साथ उसी तरीके से मनूवर करे जिस तरीके से बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं ये जो इजराइल ने पिछले साल किया अप्रैल के अंदर है, और जिस तरीके से इजराइल अभी कर रहा है, और अभी भी यही कह रहा है कि जिस तरह से उन प्रॉक्सीज का सफाया किया अभी भी करेगा। बिल्कुल। और उसमें वो अमेरिका को इसलिए घसीट रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि ये हमारे दुश्मन नहीं, ये आपके दुश्मन है, जबकि अमेरिका में सेन वॉइसेस इस चीज को एम्पलीफाई कर रही हैं कि प्रॉक्सी साबित हो रहा है। नहीं, डेफिनेटली अमेरिका के इसके अंदर नो डाउट इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, लेकिन अमेरिका के अंदर सेन वॉइसेस डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज कर रही हैं कि आप प्लीज़ उसके इस गैम्बल के अंदर ना आएँ कि आप उस वॉर के अंदर शामिल हो जाएं। और एक वॉर जो है वो
कई फ्रंट के ऊपर खुल जाए, क्योंकि 19 उसकी मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की, जिसमें तकरीबन 9 परमानेंट हैं, वो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर हैं, और बाकी जो है 9 है वो नॉन परमानेंट है। और अगर 40 से 50 हज़ार ट्रूप्स वहाँ पे डिप्लॉय हैं, अगर उन पे ईरान अटैक करता है, जो मेरे ख्याल में ईरान अगर सगेस्टी दिखाएगा तो वो कभी नहीं करेगा, अगर वो ऐसा करता है तो ये फुल फ्लैज वॉर होगी जो पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले लेगी। अभी भी हम कुछ नहीं कर सकते। कहा भी तो यही जा रहा है कि अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल वो तर्जुमान की जानिब से तो कहा गया, लेकिन हम देखते हैं जो रहबर आला ने बात की है उसके अंदर उन्होंने जो शरई हुक्म दिया, जिसकी नो डाउट लेजिटिमेसी है वहाँ के ऊपर, वो उन्होंने इजराइल से मुतालिक दिया। तो मेरे ख्याल में बड़ी कैलकुलेटेड किस्म का वो मामला करना चाहेंगे ईरान, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है उनके पास कार्ड्स उतने ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि सऊदी जो इजराइल है उसने वहाँ की जो टॉप टीयर को शहीद करके डीमोरलाइज करने की कोशिश की है, और ये वो पहले भी करते चले आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ईरान जो है नो डाउट इस वक्त अगर हम डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर देखें, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि कंट्रीज लिप सर्विस के ऊपर सिर्फ उसकी जो है हमायत कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से ब्लैंकेट कंडेमनेशन नहीं है जो कि होनी चाहिए इजराइल के एंड के ऊपर है। तो इजराइल मैं देखता हूँ पूरी दुनिया के अंदर जितने पिछले 70 साल में आलमी कवानीन है, जितने इंसानी हकूक के जो अपना बनाए गए हैं पैरामीटर, उनमें किसी एक पे भी पूरा नहीं उतर रहा, और किसी भी तरीके से आप उसे कॉर्नर नहीं कर पा रहे। आईसीसी योव गैलेंट को, उनके फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर को नेतन्याहू कह रही है अकाउंटेबल करें और ही शुड बी अरेस्टेड, लेकिन दूसरे एंड के ऊपर हम देखते हैं कि वो ऐसे ही है, जिसको चाहता है रीजन के अंदर जाके चपत लगा देता है और उसे कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि पिछले हालिया चंद महीनों के अंदर या हालिया चंद वीक के अंदर वेस्ट के अंदर ये परसेप्शन चेंज हुई है। हम देखते हैं पिछले हफ्ते वेस्ट का मैं स्टांस इस बारे में जानना चाहूंगी, वो तो वैसे भी बड़े औखे हुए पड़े। जी बिल्कुल, और पैलेस्टाइन को लेके जो उनका था कि हमारा राइट टू सेल्फ डिफेंस है, उसमें डिस्प्रपोर्शनैलिटी की बात करता है वेस्ट है कि आपके 1100 लोग न्यूट्रलाइज हुए थे, नो डाउट जो बड़ा बर्बैरिक था अकॉर्डिंग टू वेस्ट है, लेकिन दूसरे एंड पे 60,000 से ज़्यादा लोग न्यूट्रलाइज कर दिए हैं, 18,000 बच्चे शहीद कर दिए हैं, एक ऐसी पॉपुलेशन के जो 2 मिलियन लोग हैं, जिसमें 50% से जो लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, वो उनकी एज ब्रैकेट 1 साल से लेके 18 साल तक है। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि कोलैटरल डैमेज के अंदर आपने इनको न्यूट्रलाइज किया, तो उनका जो वो मॉरल डेप्रिविटी वो खुल के सामने आ गई थी वेस्ट की। तो वेस्ट स्पेशली यूके की बात करें, फ्रांस की, कनाडा की, तो हमने हालिया देखा है नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड ने नेतन्याहू की गवर्नमेंट के जो 2 हॉकिश अपना मिनिस्टर हैं और दोनों जेनोसाइडल रेटरिक करते हैं, बैन गवीर को जो नेशनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं और दूसरा स्मोट्रिच को, बजालल स्मोट्रिच जो फाइनेंस मिनिस्टर है, दोनों को बैन कर दिया। वो ट्रैवल नहीं कर सकते और उनके जो एसेट्स हैं वहाँ पे फ्रीज कर दिए गए हैं। मेरे ख्याल में ये अनप्रेसिडेंटेड मूव थी है। और दूसरे एंड पे क्या हो रहा है आप देखें, जब ये हम बात गुफ्तगू कर रहे हैं, 17 जून को अमेरिका में यूनाइटेड नेशन एक इजलास बुला रहा है पूरी दुनिया का, और उसके अंदर 193 कंट्रीज़ में से 149 कंट्रीज़ जो हैं, जो कि पहले फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पे मानते हैं, टू स्टेट सोल्यूशन की वहाँ पे बात करनी है। अमेरिका ने, हम किस तरह कह दें कि जो ट्रंप है ही इज़ नॉट ऑन बोर्ड, ट्रंप की गवर्नमेंट ने, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने थ्रेट किया तमाम दुनिया को, अगर आपने 17 जून के इजलास में शिरकत की तो आप हमारी फॉरेन पॉलिसी से डेविएट करेंगे, जिसके नतीजे आपको भुगतना पड़ेगा। मतलब डिप्लोमेटिकली हम आपको टफ टाइम देंगे, डैमेज। और आयरॉनिक सिचुएशन क्या इसके अंदर है कि ट्रंप के जो बडीज़ हैं फ्रांस और सऊदी अरेबिया, वो इसको यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर वहाँ पे कन्वीन करवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये कह देना, और फिर लास्ट वीक यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने आउट ऑफ 14 कंट्रीज़ ने जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठते हैं, इमीडिएट सीज फायर की बात किया है पैलेस्टाइन में। सिर्फ एक अमेरिका का वोट हाथ खड़ा हुआ है। यहाँ पे नाज़रीन को इट इज़ वेरी पर्टिनेंट टू मेंशन हियर कि अमेरिका ने 1954 से लेके आज तक 40 दफ़ा इजराइल के लिए वीटो किया। तो वो उसके लिए एक आप कह लें कि उसका ऐसा बच्चा है जिसको उसने अपना ट्रेन इस तरीके से किया है कि वो रीजन के अंदर उसको अपना स्ट्रेटेजिक एलाय मानता है। वो मेरा पूरा अपना मैं इस चीज़ पे कन्विंस्ड हूँ, अगर ये वॉर 2 वीक से ज़्यादा आगे चलेगी तो फिर डेफिनेटली अमेरिका को इसके अंदर इंटरवीन करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में ये जो है इट्स लाइक कि ओपनिंग द फ्लड गेट्स ऑफ हेल। आपको लगता है कि जिस तरह मोदी कार्ड्स प्ले करता है, ट्रंप साहब भी कोई कार्ड ही प्ले करना चाहते हैं? पहले तो उन्होंने कहा था जब ये भारत ने अटैक किया था पाकिस्तान पर कि उन्होंने स्टेटमेंट दी कि वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, इनका मामला है, खुद इसको सॉर्ट आउट कर लें, लेकिन बाद में फिर उनको जंगबंदी करवाना पड़ी। तो आपको लगता है कि अभी भी ये ईरान में जो सिचुएशन चल रही है इसको एस्केलेट करवाने में भी हाथ है और फिर रुकवाने में भी ट्रंप साहब जो है वो डेफिनेटली ट्रंप हैज़ नेवर बीन अ ट्रस्टवर्दी गाय टू बी ऑनेस्ट है। नो डाउट उसने इंडिया पाकिस्तान की वॉर के अंदर ऐसी स्टेटमेंट पास की जो हमारे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद थी हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे रिलाई करना
मेरे ख्याल में खुद डोनाल्ड ट्रंप के जो क्लोज बडीज़ हैं वो नहीं रिलाई करते। एलन मस्क इस बेस्ट एग्जांपल है कि वो आज उसके बारे में क्या कहता नजर आता है। तो डोनाल्ड ट्रंप नो डाउट मैं समझता हूँ कि कंप्लिसिट है सारे मामले के अंदर है, और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान को जिस तरीके से अटैक किया गया है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हटा के उसे कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन के अंदर टेबल पे बिठाया जाए और फिर उससे मुज़ाकरात किए जाएं। और ये ईरान के सर्वाइवल की वॉर है, क्योंकि एक कंट्री पे जब आप वॉर वेज कर देते हैं फिर आप उसे डिक्टेट नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इसराइल। जिस तरह इंडिया हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, हमने पूरी दुनिया कह रही थी आप रिस्ट्रेंट करें, आप ना अटैक करें, लेकिन पाकिस्तान समझता था कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अगर पीछे हट जाते हैं, बैकफुट करते हैं, तो फ्यूचर के अंदर हम असर्ट नहीं कर पाएंगे अपने स्टांस के ऊपर है। तो हमने क्रिपलिंग ब्लो दिया मोदी को और उसकी रेकलेस एटीट्यूड को, और उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर भी उसको अनफेवरेबल सिनेरियो नहीं मिला, और पूरी दुनिया में जिस तरीके से वो अपना जक मारते नजर आते हैं। तो इसलिए आज की दुनिया हमारे बैकएंड पे बहरहाल चाइना की सपोर्ट थी, ईरान के लिए अभी ऐसी कोई सूरत हाल हम नहीं देख, लेकिन मेरे ख्याल में किसी कंट्री में सपोर्ट से पहले उस कंट्री का अपने रिसोर्सेज के ऊपर और अपनी मिलिट्री हार्ड पावर पे रिलाइज करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के ट्रेन के देखना चाह रहा था कि उसको ईरान की तरफ से कोई मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोई खबर ना मिल जाए, इसलिए उसने चेक करना चाहा कि क्या सूरत हाल है। नहीं, लेकिन अभी आपको लगता है कि ईरान जो है वो कोई ऐसी वैसी तैयारी कर रहा है और न्यूक्लियर वॉर की तरफ कोई ऐसी सिचुएशन जाने वाली है? न्यूक्लियर वॉर तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि उनके पास अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बताती है, जो अटैक हुए नातान्स के अंदर जो कि उनका बड़ा एनरिचमेंट यूनिट है प्रोडक्शन का, उससे कोई इस तरह की रेडिएशन नहीं निकली है। और क्योंकि उनके जितने भी वहाँ के ऊपर न्यूक्लियर साइट्स हैं उसमें जो 3 बड़े जो उनके साइट्स हैं, IAEA ने आज अभी रिपोर्ट जब हम ये बात कर रहे हैं स्पीक, उन्होंने क्या उनको उस तरीके से, ये बात तो इसराइल अमेरिका से वैसे भी पूछ सकता था ना, जौहरी मंसूबा के ऊपर ही मुज़ाकरात हो रहे थे, तो वैसे ही पता कर लेते कि ईरान में क्या सूरत हाल चल रही है। अटैक करना, क्योंकि अमेरिका ने यही कहा कि दे आर वेरी क्लोज टू अपना क्या कहते हैं मतलब न्यूक्लियर डिवाइस, वो उसके तक पहुंच चुके हैं, मतलब वो बना लें, इतनी यूरेनियम एनरिचमेंट हो चुकी हुई है कि चंद हफ्तों के अंदर वो एक न्यूक्लियर जो है ना बॉम्ब बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो अभी इसराइल ने अटैक किया, इसराइल उसमें कितना सक्सेसफुल है, इट इज़ येट टू बी सीन, क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहती है कि वो साइट्स जो हैं हाफ मील डाउन है, और एक ऐसे कंक्रीट से उन्हें बनाया गया, उनके अंदर 90 डिग्री का टर्न है जो कि एक सर्टन कम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है। अच्छा। इसलिए उसको डैमेज करना उस तरह से नहीं है। नो डाउट वो तो अपना हेल कर रहे हैं कि हमने अटैक कर दिया, डैमेज कर दिया, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो कि यूनाइटेड नेशन का बड़ा इदारा है वो इसको नहीं मानता उस तरीके से। अभी आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अभी सूरत हाल देख रहे हैं कि उस न्यूक्लियर ज़खायर को जो है वो अटैक करने के लिए, डैमेज करने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए कितना डैमेज ईरान को बर्दाश्त करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में ईरान डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये हमें मानना पड़ेगा कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनकी अमेरिका की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के सामने बेबस नज़र आया, क्योंकि सुबह जो 200 प्लेन्स ने अटैक किया उसके अंदर कोई उस तरीके से काउंटर नहीं किया गया। लेकिन आप कभी मिस ना करिएगा, यहाँ पर जब हम ईरान इसराइल की बात करते हैं, मिडल ईस्ट की मुस्लिम वर्ल्ड का रिस्पॉन्स, जब आप अपनी एयर स्पेस खोलेंगे ईरान पर अटैक करने के लिए, और अब जबकि ईरान ने 100 ड्रोन्स अटैक लॉन्च कर दिया, तो सऊदी अरेबिया के ऊपर UAVs को अटैक कर रहा है इसराइल, और जॉर्डन जो है वो कह रहा है कि हमने ड्रोन जो हैं उनके और मिसाइल जो हैं गिराए हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप ईरान को उस तरीके से नहीं दे रहे। हम ये नहीं कह रहे फुल फ्लेज वॉर ऑन फुल होनी चाहिए। जब ईरान ने अटैक किया था तो 9 घंटे की किया था, तो भी इंटरसेप्ट किया था मुस्लिम वर्ल्ड ने, एक सिचुएशन थी, और आप देखें कि उस वक्त भी इसराइल जो था वो बड़े एक्टिव मोड में था। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में जो मिल्लत का कॉन्सेप्ट था मुसलमानों का, उससे ज्यादा इंटीग्रेशन तो हमें वेस्ट में नजर आती है। यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, सच नहीं है ना, नाटो का पार्ट है, लेकिन वहां पे हम देखते हैं कि उस पर अटैक के बाद यूरोप के अंदर किस हद तक हम देखते हैं सोलिडिफाई किया उन्होंने अपने स्टांस को, और गैस बंद कर दी वहाँ के ऊपर। इंसानियत की बात करते हैं, इंसानियत की, और वहाँ के ऊपर मैंने कहा ना कि जिस तरीके से एक यूनिफॉर्मिटी नजर आती है आपको है, वो चीज़ हमें मुस्लिम उम्मा में नजर नहीं आती। और मेरे ख्याल में हमने पिछले 20 साल में देखा हुआ है, हमने विटनेस किया, उन्होंने इराक को अपना अनजस्टिफाइड जो अटैक किया उसके ऊपर 2003 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट करके, उसके बाद उन्होंने लिबिया को टॉपल किया, वहाँ के ऊपर अभी तक हम देखते हैं हालात साजगार नहीं है। अफगानिस्तान हमारे सामने है, सीरिया हमारे सामने है, उसके अलावा यमन की सूरत हाल हम देखते हैं। तो मेरे ख्याल में जो मिडल ईस्ट के बड़े हैं, स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन्हें इस सारी चीज़ को बाय स्टैंडर्ड के तौर पर विटनेस नहीं करना चाहिए उन्हें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये इजराइल सिर्फ ईरान को मैसेज नहीं दे रहा, वो मिडल ईस्ट के तमाम
तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को मैसेज दे रहा है। और जो आपने इंट्रो में बात की थी ग्रेटर इसराइल, यही वो चाहते हैं। वो वेस्ट बैंक को और गज़ा को, जुडाया समेरिया, उनका जो एक बड़ा प्लान है जो उसका, जहाँ से वो रिलीजियस प्रोफेसीज लेते हैं, वो यहाँ पे रीजनल हेजमनी कायम करना चाहते हैं, डोमिनेंस कायम करना चाहते हैं। 400 अपने न्यूक्स के साथ यहाँ के ऊपर एक नैरेटिव शेप कर चुके हैं कि कोई कंट्री जुरत ना करे, और इन्हीं टेरिटरीज को 1967 से आज तक कब्जे में लेके उसी ग्रेटर इसराइल को, याद रखें ये उनकी अल्ट्रा नेशनलिस्ट और राइट विंग गवर्नमेंट इस वक्त है। और जबकि इसराइल के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, एहूद ऑलमर्ट जो राइट विंगर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा ही शुड बी ट्राइड इन एट ICC, इसको ICC के अंदर होना चाहिए नेतन्याहू को। तो वहाँ के लोग, वजह क्या है? क्योंकि वॉर क्राइम्स इतना हीनियस और हॉरेंडस वॉर क्राइम कमिट कर रहे हैं वहाँ पे। तो जैसे कि आपने ये बात की कि वो तो एक बिल्कुल एक क्राइम वाली सिचुएशन है ना नेतन्याहू की, तो ये तो सारे यहूदियों के लिए खतरा खड़ा हो गया। क्या लगता है? डेफिनेटली मेरे ख्याल में नेतन्याहू खुद जो है इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इजराइल के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो हम देखते हैं जिस तरीके से वॉर ऑन टेरर के अंदर मुसलमानों को लेबल किया गया और हर किसी को एक ही ब्रश से पेंट किया गया, हम यहाँ पे भी देखते हैं खुद नेतन्याहू ने ये एक ऐसी पोजीशन ले लिया जिसकी वजह से एंटी सेमिटिज्म जो है वो पूरी दुनिया में स्पाइक के ऊपर ऑन द राइज है। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि और याद यहाँ पे ये नाज़रीन को बताना चाहिए, हम वहाँ पे भी एक ब्रश से पेंट नहीं कर सकते तमाम यहूदियों को। दे आर ऑन देयर फीट, वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं न्यूयॉर्क की सड़कों में। हम देखते हैं वेस्टर्न कैपिटल्स के अंदर यहूदी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ज़ायनिज़्म एक अलग पॉलिटिकल आइडिया, वो डेफिनेट डिजर्व्स टू बी कंडेम्ड व्हाटसोएवर, लेकिन दूसरे एंड के ऊपर एंटी सेमिटिज्म इसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बढ़ रहा है। और ये यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि कल नेतन्याहू की कैबिनेट की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मीटिंग की और उसने तमाम इजराइलियों को जो कि पूरी दुनिया के अंदर है उन्हें कहा कि आप प्लीज़ पब्लिक गैदरिंग में शिरकत ना करें क्योंकि आप एंटी सेमिटिज्म का निशाना बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तमाम यहूदियों को जो पूरी दुनिया के अंदर है उन्हें प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा नेतन्याहू के ऊपर, क्योंकि नेतन्याहू जो है उनकी ज़िंदगी और उनकी जो नॉर्मल लाइफ है उसके लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल थ्रेट बन चुके हुए हैं। और आज दुनिया हमें भाषण नहीं दे सकती ह्यूमन राइट्स का, डेमोक्रेसी के डिफरेंट क्रेडेंशियल्स का और डिफरेंट पैरामीटर्स का, क्योंकि जो हम आज दुनिया देख रहे हैं ये उतनी ही बदतर है जितनी हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान या उससे पहले हमने विटनेस किया। देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में ही बड़ी जंगें हुई हैं और खुदा न खास्ता लेट मी मेक माई पॉइंट। यहाँ मुझे तो थोड़ा सा पॉइंट जो है वो याद आ गया कि आप देखें अगर ये वॉर जो है मजीद लिंगर ऑन करती है तो ऑयल सप्लाई चोक हो सकती है, जिसका नो डाउट नुकसान पूरी दुनिया को होगा। मैं इसी तरफ आ रही थी और इनफैक्ट आज अटैक के बाद जो है वो 10% इंक्रीज देखा गया है आलमी मार्केट में ऑयल के हवाले से, क्रूड ऑयल के प्राइसेस। और वो ट्रिकल डाउन अटैक आएगा पूरी दुनिया के ऊपर, स्पेशली हम जैसे कंट्री जो कि स्ट्रगलिंग फेज के अंदर है। तो मेरे ख्याल में और अगर ईरान जो है वो हॉर्मज को ब्लॉक कर देता है इस सूरत हाल में तो फिर तो ट्रेड का सिलसिला बहुत, और वहाँ से बिल्कुल अपनाए हॉर्मज जो है वहाँ से अगर उस ट्रेड को ब्लॉक कर देता है तो एक सप्लायर जो कि डेली बेसिस के ऊपर हो सकती है वो चोक हो सकती है और उससे पूरी दुनिया मुतासर हो सकती है अगर ये वॉर ज़्यादा देर तक इसी तरीके से चलती है। तो मेरे ख्याल में दुनिया जो ऑब्लिवियस नहीं रह सकती, डेफिनेटली वो इंटरवीन करेगी या कोशिश करेगी। अभी ईरान ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को कहा आप हंगामी तौर पर इजलास जो है कॉल करें और इस चीज़ पर। तो सबसे अच्छी बात है कि ईरान अपने डिप्लोमेटिक ऑप्शन को भी एग्जॉस्ट कर रहा है, लेकिन नो डाउट वो इसको एक नो डाउट रिटेलिएशन की तरफ जाएगा और वो किस हद तक जाती है क्योंकि वॉर के अंदर आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन ये बड़ा अहम सवाल है कि ईरान अब करेगा क्या लगता है आपको? डेफिनेटली ईरान, जिस तरह से मैंने कहा कि ईरान जो है अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है उसको किसी सूरत में डाइल्यूट नहीं होने देगा और अटैक लॉन्च करेगा। अब अटैक की नेचर क्या है वो हमने देखा मॉडर्न वॉरफेयर में, उसने मिसाइल स्ट्राइक करने की बजाय ड्रोन स्ट्राइक की है वहाँ के ऊपर। 100 ड्रोन्स हैं और यही हमने पैटर्न देखा इंडिया पाकिस्तान के अंदर, हमने देखा यूक्रेन रशिया के अंदर और अभी भी है। लेकिन जिस तरह नेतन्याहू कह रहे हैं लोगों को कि अपना फूड बाय कर लें, एयर स्पेस ब्लॉकेट कर दी, स्कूल बंद कर दिए, बिजनेस शट डाउन कर दिए और तमाम इजरायलियों का आप यहाँ पे अभी मतलब विजिट ना करें और बंकर के करीब चले जाएं। आप देखें किस क्योटिक सिचुएशन में वो अपने कंट्री के लोगों को रख रहे हैं। उसकी एक रीज़न है और वो रीज़न क्या है उसकी है, वो रीज़न ये है द मिनट ही फिनिश दिस ऑफ तो उसको ट्रायल का सामना करना पड़े, करप्शन चार्जेस है उसके पोस्ट। सिर्फ इस वॉर का एक ही बेनिफिशरी है वो नेतन्याहू है और जो स्मोट्रिच और दूसरा है क्या नाम है उसका बेन गवीर, वो दोनों इसकी जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट दिए हुए हैं। दोनों की 15 सीट हैं, 7 एक की 8 एक की हैं। तो मेरे ख्याल में नेतन्याहू जो है उसको हर सूरत में रोकना पड़ेगा उस दुनिया को जो आज भी बिलीव करती है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स जो हैं वो होने चाहिए और ये दुनिया बाय द बुक चलनी चाहिए। इस तरीके से तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है वो दे हैव बीन सक्सेसफुल, उन्होंने ठीक किया, अपना न्यूक्लियर अपना बना दिया। आज यूक्रेन रो रहा है कि उसने 1996 के बाद क्यों अपने न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ थी उसको डिसमेंटल किया। आज उनके पास होती तो क्या इजराइल उन पर अटैक कर सकता था?
तो मेरे ख्याल में अगर सर्वाइवल का यही क्राइटेरिया है तो ऐसी वर्ल्ड को एनविजन करना मेरे ख्याल में वो एक ऐसी दुनिया के लिए जिसमें नौजवान जो हैं बड़े होपफुल होते हैं। ईरान के लिए भी आपने नेक और नथिंग वाला नुक्ता छोड़ दिया है, लेकिन अगर वो रिटेलिएट करता है तो उस तरह से वो डैमेज नहीं कर पाएगा जिस तरह से इसराइल, क्योंकि हमने देखा फ़लस्तीन तो तकरीबन तबाह हो चुका है। असल में आपको इसको देखना पड़ेगा ना कि इस सारी जो अपना इस वक्त हेज़ की सिचुएशन है या जितना ये सारा स्मोक क्रिएट कर रहा है, स्मोक स्क्रीन है। इजराइल चाहता है इसकी कॉन्टेक्स्ट के अंदर फ़लस्तीनियों के अंदर जो उसकी अपना ऑपरेशन है, जिस लेवल के ऊपर वो कर रहा है और उन्हें एथनिक क्लिनजिंग और वॉर क्राइम्स कर रहा है, जेनोसाइडल रेट्रिक, एक तो रेट्रिक तो है ही है लेकिन ऑन ग्राउंड भी वो यही कर रहे हैं एग्जैक्टली, उसकी तरफ से दुनिया की नज़र को डेविएट किया जाए। क्योंकि ईरान स्पेशली वेस्टर्न स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो मीडिया भी जैसे मैंने पहले कहा उसके हवाले से जो है ना मौक़िफ़ जो है वो उस तरीके से फेयर नहीं रखता। तो उनकी कोशिश है कि नैरेटिव हम शिफ्ट करें और दूसरे एंड पे जो चीज़ है वो वैसा करते रहें। लेकिन मेरे ख्याल में हमें ईरान को भी हल्का नहीं लेना चाहिए उस तरीके से। अगर हिस्ट्रीज ऑफ एनी गाइड तो हमने लास्ट ईयर देखा अप्रैल में जिस तरह सुपरसोनिक मिसाइल अगर फुल फ्लेज वॉर का तेहरान फैसला कर लेता है तो मेरे ख्याल में अमेरिका को इसमें ज़रूर शामिल होना पड़ेगा उनको बचाने के लिए, क्योंकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम किसी सूरत नहीं रोक सकता सुपरसोनिक को, और ये हमने विटनेस कर लिया था वहाँ के ऊपर। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ईरान को अभी किस मुल्क की हिमायत हासिल है और किस मुल्क से वो तवक्को लगाए बैठा है हिमायत के लिए? क्योंकि ख़ुद तो उन्होंने पीस मेकर का काम किया, जो पाक भारत वॉर टेंशन रही है पिछले दिनों, उन्होंने बड़ा खुल के मौक़िफ़ दिया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। हम भी कह रहे हैं कहने को कि हम ईरान के साथ हैं, लेकिन फिर हम अमेरिका के साथ भी तो हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तो अगर हम इस दोनों की एनालॉजी करें तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जो है ना हम उसके अंदर मुझे लगता है कि हम इक्वेट नहीं कर सकते सिचुएशन को। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि इजराइल के हाथ को रोकना या उसकी नंगी जारहियत को रोकना दुनिया में किसी मुल्क के लिए पॉसिबल नहीं अनलेस कि अमेरिका उसको उस हवाले से ना रोके। और जो आप बात करिए हमायत की, तो ज़बानी जमा खर्च में तो हमायत हासिल है उन्हें। कतर ने भी बयान दे दिया, मिडल ईस्ट के तमाम कंट्री ने कहा कि ये एस्केलेशन है रीजन के अंदर, ये जारहियत है। लेकिन प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर देखें तो जिस तरीके की हमें सपोर्ट हासिल थी चाइना की हम देखते हैं, उस तरीके से मेरा नहीं ख्याल ईरान की है। इसमें कोई शक नहीं। रशिया जो है वो नो डाउट सपोर्ट करता है इस हवाले से, चाइना की आई हैं स्टेटमेंट्स, लेकिन ये कि वो अपना जो क्या कहते हैं मिलिट्री हार्डवेयर वहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे, अपनी फोर्सेस वहाँ पे भेज देंगे, आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की कोई सिचुएशन है। पाकिस्तान को कोई किसी किस्म का ख़तरा है? हमें किस तरह से अलर्ट रहना होगा, क्या तैयारी करनी? मेरे ख्याल में अगर ये वॉर रीजन के अंदर फैलती है, एस्केलेट करती है, तो हम उसके अंदर जो है वो बिल्कुल बाय स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हम अपना बॉर्डर के भी उनके करीब हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को भी चौकन्ना रहना होगा। लेकिन हम बड़ी कैलकुलेटेड पोजीशन के अंदर है। नो डाउट हम इजराइल की हर जारहियत के ख़िलाफ़ हमने ब्लैंकेट कंडेमनेशन किया उसकी है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी सूरत के अंदर जो है इस वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि हम किसी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहते जहाँ कन्फ्रंट्रेशन में अमेरिका कहीं ना कहीं मौजूद है। तो इस सारी वॉर के अंदर मेरे ख्याल में पाकिस्तान का स्टांस जो है वो तो वही है जो प्रिंसिपल रहा है कि इजराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रीजन के अंदर ये सारा कुछ कर रहा है, नंगी जारहियत। लेकिन मेरे ख्याल में अभी हम उस तरीके से रेलिवेंट नहीं है, पोजीशन के अंदर है। लेकिन नो डाउट हमें चौकन्ना रहना होगा कि एक ऐसा कंट्री जिसके बॉर्डर के करीब करीब इस लेवल की वॉर जो है वेज हो चुकी हुई है, तो नो डाउट मैंने जिस तरह का वॉर के अंदर हमेशा सिचुएशन फ्लूइड होती है। अभी गार्डियन कल अपने एडिटोरियल में लिख रहा है कि वॉर के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी डिप्लोमेटिक एफर्ट होनी चाहिए। इंडिया के क्या तासुरात हैं? क्या वो खुश हो रहा है और वो क्या कोई छेड़छाड़, कोई शरारत कर सकता है? पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इस वॉर को अगर हम देखें तो आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त उनकी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है। जबकि जिस तरीके से हमने छतरोल किया उनकी या दुर्गत बनाई है उनकी इस वॉर के बाद, तो मेरा नहीं ख्याल वो दुम दबा के अभी जो है वो भागे हुए हैं वहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा दोबारा राफेल की दुमें भी ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल उनके बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल। तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया कुछ ऐसा करेगा। लेकिन इस वॉर में क्योंकि इंडिया भी बड़ा इत्तेहादी रहा है रीजन के अंदर ईरान का, हम देखते हैं कि उनके वहाँ पे चाबहार की पोर्ट के साथ बड़े लिंक्स हैं उनके, और वहाँ पे तिजारत है और वो वहाँ के ऊपर तेल भी ख़रीदना चाहते हैं सस्ता, रशिया की वॉर के बाद है। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर हम देखते हैं कि बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पांस दिया उन्होंने कहा है दोनों जो कुव्वतें हैं वो रिस्ट्रेंट इख्तियार करें। वही जिस तरह से एक अपना कह लें कि रवायती किस्म की जुमलाबाजी होती है वो उनके फॉरेन ऑफिस ने की है, ऐसा अच्छा। लेकिन इंडिया का इन्फ्लुएंस एक तरह से है अगर मोदी वहाँ पे जो है ना, लेकिन जिस तरीके से एंटी मुस्लिम है, जिस तरीके से ज़ायनिज़म का एक हम अफिनिटी देखते हैं हिंदुत्वा के साथ है, जो अपने हनूद और यहूद की बात की है और ग्रेटर इसराइल की है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में नो डाउट उनका वज़न जो है वो इजरायली पलड़े में भी डेफिनेट ज़्यादा होगा
एज़ कम्पेयर टू ईरान है। जब हालात ख़राब होते हैं तो फिर मेरे ख्याल से तो ये सारा टोला तो फिर एक तरफ ही होगा, इसमें कोई दो राय और नहीं। मेरे ख्याल में ये चीज़ दुनिया में अब स्टैब्लिश फैक्ट हो चुका है कि हर कंट्री को जो है अपने ज़ोरे बाजू के ऊपर ही जो है ना अपना मुकदमा लड़ना पड़ेगा। और वी हैव बीन क्वाइट लकी फॉर दैट मैटर टू हैव हैड न्यूक्स। तो मेरे ख्याल में 98 के अंदर अगर किसी को तब के कोई एतराज़ था कि पाकिस्तान ने ये क्यों किया, तो आज वो यूक्रेन का हशर देख ले और आज ईरान के ऊपर हमला देख ले। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा सेंड डिसीजन था पाकिस्तान का। लेकिन सिर्फ इस पे इक्तफा काफ़ी नहीं है, हमें मजीद मजबूत होना पड़ेगा। नो डाउट इकोनॉमिक सॉवरेंटी मस्ट है, बिल्कुल। बॉर्डर टेरिटोरियल बाउंड्री आप अपनी जितनी सिक्योर कर लें, जब तक फिस्कल डिसिप्लिन नहीं होगा और जब तक आप इंटेग्रिटी हासिल नहीं करेंगे अपने मुल्क के अंदर, अगर हम बात करें इकोनॉमिक मामलात की, और अभी जो बजट आया है उसके अंदर हम देखते हैं कि बड़ा चंक जो है वो जिसमें गवर्नमेंट पे तनकीद हो रही है डिफेंस की तरफ चला गया। उसकी वजह क्या, कंट्रीज़ के सर्वाइवल के लिए आज की दुनिया के अंदर जो है डिफेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज की दुनिया में आप ये नहीं कह सकते, जापान देख लें, जापान को एक न्यूक्लियर कवर जो है अमेरिका प्रोवाइड करता है वहाँ के ऊपर है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 70 साल में वो नॉर्म्स लेडन दुनिया जो 1945 के बाद यूनाइटेड नेशन बनी थी वो सिर्फ कागज़ों की हद तक रह गई है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच उस्मान साहब, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की। अल्लाह पाक से दुआ है कि ईरान के हक़ में जो भी मामलात हों वो बेहतर हों और वो बेहतर तौर पर अपने मुस्तकबिल के लिए फ़ैसला ले सकें। ये था आज का समा पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।